नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता का पूरा वीडियो लेकर आए हैं, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है आपका हड़प्पा। तो जो मेन पॉइंट है, मैं उन्हीं को लेकर आया हूँ। हड़प्पा से जो पहला पॉइंट है वह है आपका हड़प्पा पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? मांटगोमरी जिले के रावी नदी के किनारे बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। इसका अगला पॉइंट है, इसकी खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में माधव स्वरूप वत्स इसके जो सहायक हैं, इन्होंने 1921 ईस्वी में की थी। अगला पॉइंट है, हड़प्पा में 6-6 के 2 कतारों में धान्य कोठार मिले हैं। अनाजों को दबाने के लिए एक चबूतरा बना था। इसमें जौ एवं गेहूं के दाने मिले हैं। कौन कौन से? जौ एवं गेहूं के दाने। 2 कतारों में 15 मकान मिले हैं। दक्षिण क्षेत्र में एक कब्रिस्तान मिला है, जिसे R37 नाम दिया गया है। अगला पॉइंट है, हड़प्पा से एक धोती पहने मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ बालू पत्थर की 2 मूर्तियाँ मिली हुई हैं। अगला पॉइंट है, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना मिला है। शंख का बना हुआ एक बैल भी मिला है। यानी हड़प्पा से मछुआरे का चित्र और शंख का बना हुआ एक बैल मिला है। अगला पॉइंट है, यहाँ से बना कांसे का सिक्का प्राप्त हुआ है। कांस्य दर्पण भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी कांस्य का शीशा और सिक्का प्राप्त हुआ है। अगला है नटराज यानी शिव की स्लेटी चूने पत्थर की मूर्ति मिली है। अगला है, एक कब्र से ताबूत मिला है हड़प्पा से और क्या मिला है कि मातृ देवी यानी मिट्टी की नारी की मूर्ति की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और यहीं से कब्रिस्तान यच विजातीय संस्कृति के लोगों से संबंधित था। अगला है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। तो यहाँ से यह सिंध के लारकाना जिले में सिंध नदी के दाहिने किनारे पर अवस्थित है। अगला पॉइंट, 1922 ईस्वी में इसकी खुदाई राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में कराई गई थी। यहाँ से एक सभागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय एवं विशाल महास्नानागार के प्रमाण मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? आवास, पुरोहितों का आवास, सभागार, महाविद्यालय एवं विशाल महास्नानागार के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से सूती एवं ऊनी कपड़े का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में 16 मकानों का एक बैरक मिला है। अगला है, कांसे की एक नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली है। यहीं से एक दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति प्राप्त हुई है। पशुपति का भी साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है। अगला है, यहाँ पर कुम्हार के 6 भट्ठों यानी चिमनी के अवशेष मिले हैं। हाथी का कपालखंड मिला है। यहाँ से गले हुए तांबे का ढेर मिला है। और यहाँ से बाट और सेलखड़ी भी प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट है, कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मुहर और सीप निर्मित पैमाना मिला है। इसके अलावा 3 बंदरों वाला मनका मिला है।
एक मुद्रा पर नाव का चित्र बना हुआ मिला है, लेकिन यहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से नहीं प्राप्त होते हैं। अगला है चहुंदड़ो, जो कि सिंध में है। तो एन.जी. मजूमदार के प्रयास से 1931 ईस्वी में इसकी खोज हुई। 1935 में अर्नेस्ट ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। अगला पॉइंट है, यह स्थल सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ से मनके बनाने का एक कारखाना प्राप्त हुआ है। इसके अलावा उत्तर हड़प्पा यानी झूंकर एवं झांकर संस्कृति इस स्थल पर विकसित हुई थी। इसके अलावा चहुंदड़ो से सौंदर्य प्रशासन में लिपस्टिक का भी प्रमाण मिला है। इसके अलावा चहुंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से क्या मिली हैं, वक्राकार ईंटें मिली हैं। इसके अलावा दुर्ग के साक्ष्य यहाँ से नहीं प्राप्त होते हैं। यानी चहुंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं, और यह एक ऐसा नगर है जिसमें दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगला जो आपका स्थान है वह है लोथल। इसको लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1957 ईस्वी में रंगनाथ राव ने की थी। इस स्थल का आकार जो है यह आयताकार था। लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा यानी डाक यार्ड का साक्ष्य मिला है, जो इसकी लंबाई 214 मीटर तथा गहराई 3.3 मीटर है। लोथल में दुर्ग एवं निचले शहर के बीच विभाजन नहीं था। लोथल से अग्निवेदिका का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से चावल का साक्ष्य और फारस की एक मुहर भी प्राप्त होती है। यहीं से घोड़े की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई, यानी मिट्टी की मूर्ति, तथा हाथी दांत का एक स्केल भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा लोथल से 3 युग्मित समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। अनाज पीसने की चक्की का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होता है। इसके अलावा लोथल से धान और बाजरे के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला स्थान है कालीबंगा, जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। तो इस क्षेत्र का उत्खननकर्ता अमलानंद घोष 1953 ईस्वी में B.K. थापर और ब्रजवासी लाल 1960 ईस्वी में किए हैं। यह घग्गर नदी के तट पर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। दुर्ग क्षेत्र का आकार यानी कालीबंगा जो है, इसका जो आकार है, दुर्ग क्षेत्र का आकार इसका वर्गाकार है। पूर्व हड़प्पा सभ्यता का यहाँ से साक्ष्य भी मिलता है। यहाँ ईंट के चबूतरे पर 7 हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यहीं से भूकंप के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अलंकृत ईंटों का लकड़ी के पाइप का प्रमाण भी मिलता है। कालीबंगा में दोनों खंड दुर्गों से घिरे थे। यहाँ से प्राप्त बेलनाकार मुहरें मेसोपोटामिया से प्राप्त मुहरों के समरूप थी। अगला जो है वह स्थान है आपका बनावली। तो यह हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1973 ईस्वी में R.S. बिष्ट द्वारा की गई थी। यहाँ से अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बनावली से ही तांबे का भाड़ाग्र प्राप्त होता है, और यहाँ से हल की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर नाली पद्धति का अभाव था। बनावली की नगर योजना शतरंज के बिसात या जाल के आकार की तरह बनाई गई थी।
सड़कें ना तो सीधी मिलती हैं और ना एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यहाँ से पत्थर एवं मिट्टी के मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से सड़कों पर बैलगाड़ियों के पहियों के निशान भी मिले हैं। अगला जो आपका स्थान है वह है आपका रोपण। तो यह सतलज नदी के बाएं किनारे पर पंजाब में स्थित है। इसकी खोज 1955 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा कराई गई थी। यहाँ से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ से एक कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। रोपड़ से संस्कृत के 5 स्तर प्राप्त हुए हैं जो इस प्रकार हैं: हड़प्पा चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पालिश वाले कुषाण, गुप्त और मध्यकालीन मृदभांड। अगला जो आपका स्थान है वह है सुरकोतदा। तो यह गुजरात के कच्छ प्रदेश में स्थित है। उत्खनन का काम जगपत जोशी के अधीन 1964 ईस्वी में किया गया था। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। साथ ही यहाँ से अनोखे कलश का समाधान भी मिला है। अगला आपका स्थान है आलमगीरपुर। तो यह हिंडन नदी के किनारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में कराई थी। यह हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण को रेखांकित करता है। इस पर मोर, त्रिभुज, गिलहरी आदि की चित्रकारी युक्त यहाँ से बर्तन मिले हैं। अगला आपका जो नया स्थान है वह है आपका रंगपुर। तो यह गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। यह सुख यानी भादर नदी के समीप स्थित है। इसकी खुदाई 1954 ईस्वी में R राव के द्वारा कराई गई थी। यहाँ से उत्तर हड़प्पा संस्कृत का साक्ष्य मिलता है। यहाँ धान की भूसी का साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग भी मिला है। अगला स्थान है सुरकांगेडोर। तो यह बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई 1927 ईस्वी में R.L. स्टाइन के द्वारा कराई गई थी। यहाँ से परिपक्व हड़प्पा काल का साक्ष्य मिला है। यहाँ से मनुष्य की अस्थि, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी और मिट्टी से बनी चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला स्थान है धवलावीरा। तो यह गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में मानसर एवं मानहर नदियों के बीच अवस्थित है। इसकी खोज जगपत जोशी ने 1967-68 ईस्वी में की थी, परंतु इसका विस्तृत उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। यह ऐसा प्रथम नगर है जो 3 भागों में विभाजित था: दुर्ग भाग, मध्यम नगर तथा निचला नगर। यहाँ से 16 विभिन्न आकार प्रकार के जलाशय मिले हैं जो एक अनूठी जल संग्रहण व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करते हैं। धवलावीरा नगर के दुर्ग एवं मध्यम भाग में मध्य एक भव्य इमारत के अवशेष चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए बनी हुई सीढ़ियों को इंगित करते हैं। धवलावीरा से 10 बड़े अक्षरों में लिखा एक सूचना पट्ट का प्रमाण प्राप्त होता है। अगला स्थान है आपका राखीगढ़ी। तो यह हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित राखीगढ़ी सिंध सभ्यता का भारतीय क्षेत्र में सबसे बड़ा नगर है। इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान के द्वारा की गई थी। राखीगढ़ी से प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा युग इन दोनों कालों के प्रमाण मिले हैं। नगर नियोजन। तो नगर नियोजन
सिंध सभ्यता के नगर सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे। इसमें नगर एवं दुर्ग क्षेत्र स्पष्ट निर्धारण किया गया था। नगरों के निर्माण में शतरंज पद्धति को अपनाया गया था। सड़कें सीधी और नगर सामान्य रूप से चौकोर होते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कें पूरब से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर उन्मुख थीं। नगर कई खंडों में विभक्त थे। कई नगरों में किलेबंदी के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। नगर मुख्यतः दो भागों में बटे थे, एक पूर्वी भाग एवं दूसरा पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग ऊंचे टीले या चबूतरे पर स्थित था। अधिकांश किलेबंदी इसी भाग में पाई गई हैं। माना जाता है कि यह क्षेत्र राजकीय निवास था। पूर्वी भाग में आम लोग निवास करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल एवं कालीबंगा से अनेक भवनों के साक्ष्य मिले हैं। इन नगरों के भवन निर्माण उच्च कोटि का था। कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों के बने थे। इसके अतिरिक्त लोथल एवं रंगपुर के भवनों में भी कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। भवन निर्माण में पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता था। सामान्यतः घरों में 4 या 5 कमरे होते थे। प्रायः घरों में आंगन, स्नानागृह एवं रसोई होते थे। मोहनजोदड़ो से सामान्यतः प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा की रक्षा प्राचीर कच्ची दीवार की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अनाज रखने के लिए अन्नागार मिले हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है। यह मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत है। यह 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा एवं 8 फुट गहरा है। यह पूर्णतः पक्की ईंटों से बना है। इसके फर्श को जल निरोधक बनाने के लिए बिटुमिन एवं जिप्सम का प्रयोग किया गया है। मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन के साक्ष्य मिले हैं। इतिहासकार इसकी पहचान सभागार के रूप में करते हैं। यह गढ़ी टीले पर स्थित एक वर्गाकार भवन है। यह 20 स्तंभों पर खड़ा है। लोथल से गोदीवाड़ा एवं धौलावीरा से बावड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। गोदीवाड़ा नगर के बाहरी भाग में स्थित था। धौलावीरा में भूमि के नीचे पत्थरों को काटकर पानी के संचय हेतु बावड़ियों का निर्माण किया गया था। सिंध सभ्यता में भवनों से जल निकासी के लिए उचित प्रबंध किए गए थे। सड़क के दोनों ओर नालियां बनाई गई थीं। मकानों का गंदा पानी नालियों के माध्यम से शहर से बाहर ले जाया जाता था। ये नालियां पक्की ईंटों से निर्मित थीं। इन्हें जोड़ने के लिए चूने एवं जिप्सम का प्रयोग किया गया था। अब देखते हैं सिंध सभ्यता में कृषि। तो यहाँ की कृषि, सिंध सभ्यता के लोगों का जीवन कृषि और व्यापार पर निर्भर था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागारों से यह प्रमाणित होता है कि इस सभ्यता के लोग अधिशेष उत्पादन करते थे। अधिशेष उत्पादन से ही इस काल के व्यापार एवं नगरीकरण के मुख्य आधार थे। सिंध सभ्यता के लोग कई कृषि फसलों का उत्पादन करते थे, जैसे गेहूँ, जौ, कपास, चावल, मटर, खजूर, तरबूज, सरसों, तिल, राई आदि। लोथल और रंगपुर से चावल उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि सिंध सभ्यता के लोग सूती कपड़े का प्रयोग करते थे। सिंध सभ्यता के लोग खेती के लिए संभवतः हल का प्रयोग करते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला है सिंध सभ्यता के लोगों का पशुपालन। देखते हैं पशुपालन इनका, यानी सिंध सभ्यता के लोग अनेक पशुओं से परिचित थे। इसमें प्रमुख कुबड़ वाले बैल, भैंस, हाथी, सूअर, भेड़, ऊंट, गधा और घोड़े एवं कुत्ते के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। रानागुंडई से एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े के अस्थि अवशेष मिले हैं। इससे प्रमाणित होता है कि सिंध सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। सिंध सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे। इसके बारे में प्रमाणिक ढंग से
कुछ नहीं कहा जा सकता है। इनका जो शिल्प यानी शिल्प और कला था, तो सिंध सभ्यता के लोग पाषाण प्रौद्योगिकी में अधिक उन्नत थे। वह पत्थर से मनके, मोहरे एवं हथियारों का निर्माण करते थे। वह सोना, चांदी, तांबा, टिन एवं सीसा जैसी धातुओं से परिचित थे। उनकी ताम्र कांस्य वस्तुएं विकसित धातु कर्म तकनीक की परिचायक हैं। वह धातु कर्म में बंद ढलाई एवं लुप्त मोम प्रक्रिया का प्रयोग करते थे। सिंध सभ्यता के लोग उन्नत कोट के मृदभांड का प्रयोग करते थे। इनमें चिकनी मिट्टी पर काले रंग की ज्यामिति आकृति, पुष्प एवं प्राकृतिक डिजाइनों का अंकन था। सिंध सभ्यता के लोग माप तौल की मानक इकाइयों का प्रयोग करते थे। ये घनाकार चकमक के बाट का प्रयोग करते थे। ये बाट द्विभाजन प्रणाली एवं दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। ये मापने के लिए सीपी के यंत्रों का प्रयोग करते थे। सीपी का यंत्र लोथल एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। लोथल एवं चौहंदड़ो में मनके बनाने के कारखाने स्थित थे। मनके पत्थर, गोमेद एवं बैदूरी मणि से बनाए जाते थे। अब लिपि देखते हैं, सिंध सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो सिंध सभ्यता के लोग अपने ज्ञान को लिपिबद्ध करते थे। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इनकी लिपि के साक्ष्य मोहरों एवं गुटकियों पर देखने को मिलता है। सिंध सभ्यता में 400 के आसपास लिपि के चिन्ह अंकित थे। कुछ द्रविड़ विद्वान इसे आद्य द्रविड़ लिपि मानते हैं। अब देखते हैं सिंध सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था। तो सिंध सभ्यता के लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसमें पशुपति शिव की पूजा वह आदि देव के रूप में करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर योगी की आकृति खुदी है। इसकी तुलना पशुपति शिव से की जाती है। सिंध सभ्यता में लिंग एवं यवन की मूर्तियां भी मिली हैं। ये शिवलिंग से मिलते जुलते हैं। सिंध सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे एवं इसकी उपासना उर्वरता देवी के रूप में की जाती थी। सिंध सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, पशु पूजा, नाग पूजा एवं जल की भी पूजा करते थे। सिंध सभ्यता में सामूहिक स्नान का विशेष महत्व था। अब देखते हैं व्यापार, सिंध सभ्यता का व्यापार। तो सिंध सभ्यता के लोग आंतरिक व्यापार में कच्चे माल का प्रयोग करते थे। वह राजस्थान के खेतड़ी से तांबा प्राप्त करते थे। उनका वाह व्यापार जो था वह मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान एवं सोवियत तुर्कमेनिस्तान से होता था। वाह व्यापार में वह मुख्यतः मुहरों का प्रयोग करते थे। लोथल से फारस की एक मुहर भी प्राप्त होती है। कालीबंगा से एक बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है। यह प्राचीन मेसोपोटामिया की अपनी विशेषता थी। सिंध सभ्यता के लोग लाजवर्द, मणि, हरिताश्म, फिरोजा, टिन आदि बाहर से आयात करते थे। मेसोपोटामियाई साहित्य में मेलुहा का उल्लेख मिलता है। उसकी समानता सिंधु घाटी से की जाती है। अब आयात की वस्तुएं और उनका स्थल देखते हैं। जैसे टिन है, यह अफगानिस्तान और ईरान से आयात की जाती थी। तांबा या बलूचिस्तान, खेतड़ी, सोना अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत, लाजवर्द मेसोपोटामिया, बदख्शां जो कि अफगानिस्तान में है, वहाँ से आयात की जाती थी। सीसा या ईरान और अफगानिस्तान से, नील रत्न या बदख्शां अफगानिस्तान से, हरितमणि या दक्षिण भारत से, सेलखड़ी या बलूचिस्तान, गुजरात और राजस्थान से, चांदी या ईरान, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों से आयात की जाती थी। अब सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मात्र सत्तात्मक थे। इनकी मोहरों पर मातृ देवी का अंकन हुआ है। इस सभ्यता में अनेक वर्गों का अस्तित्व था, जैसे पुरोहित, व्यापारी,
शिल्पी, श्रमिक एवं सामान्य लोग। इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता को पुरोहित नियंत्रित राजतंत्र की संज्ञा दी है। सिंध सभ्यता के लोग ऊनी एवं सूती कपड़े का प्रयोग करते थे। ये विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रिय थे। नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई एवं पासे का खेल इनका मनोरंजन का मुख्य साधन था। अब देखते हैं सिंध सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इनके पतन के कारण कौन कौन से हैं और कौन कौन से विद्वान ने कौन सा मत दिया है। तो पहला है आर्यों का आक्रमण। यह व्हीलर, गार्डन, चाइल्ड और पिगट महोदय ने कहा है कि सिंध सभ्यता का जो पतन हुआ है वह आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ है। और जॉन मार्शल मैके, R.S. राव, इन्होंने बाढ़ को बताया है। जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता को बताया है। K.U.R. कैनेडी ने प्राकृतिक आपदा एवं महामारी का कारण बताया है। R.N. स्टाइल, N.A.N. घोष, इन्होंने कहा है कि सिंध सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। M.R. साहनी और लैम्ब्रिक, इन्होंने कहा है कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण सिंध सभ्यता का पतन हुआ है। इसके अलावा M. द्रिमित्रेव, इन्होंने कहा है कि सिंध सभ्यता का पतन अदृश्य गाज के कारण हुआ है। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।